जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया है कि पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी कोलेन कायमा, जो कि पौधे में लचीला दार के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो देख सकते हैं कि कोलेन कायमा की मौजूदगी के कारण पौधे लचीलेदार होते हैं। यह अस्थायी ऊतक पौधे के विभिन्न भागों को बिना टूटे हुए आसानी से मोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि कोलेन कायमा के कारण ही पौधे लचीलेदार होते हैं और बिना टूटे हुए ही मुड़ जाते हैं। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है। तो देख सकते हैं कि एक विलयन को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि एक विलयन को निस्यंदन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यह विलयन का गुण नहीं हुआ। नीचे में देख सकते हैं कि यह केवल तभी बनता है जब विलय ठोस होता है। तो यह कथन भी गलत दिया गया है। आपको बता दूं कि विलय जरूरी नहीं कि ठोस हो, यह द्रव भी हो सकता है या फिर गैस के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे में यह विलयन का गुण नहीं हुआ, तो ये भी सही हो गया है। सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि विलय के कण कुछ समय के लिए अवस्थित रहने पर नीचे बैठ जाता है। तो जरूरी नहीं कि नीचे बैठ जाएगा, तो ये भी कथन गलत दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ऊपर के तीनों ऑप्शन ए बी सी ये विलयन का गुण नहीं हुआ। ऐसे में जो ऑप्शन डी हो गया उपरोक्त सभी, जो कि विलयन का गुण नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी। चूंकि यह क्वेश्चन विलयन के रिलेटेड पूछा गया है, तो विलयन के गुण को भी पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से एक समान मिश्रण होता है। इसके अलावा इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं, जिसका व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इन कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कणों से गुजरने वाली प्रकाश की किरण प्रकिरणित नहीं होती है, इसलिए प्रकाश का मार्ग स्पष्ट नहीं होता है। अगले गुण की बात करें तो विलय शेष मिश्रण से अटूट रूप से जुड़े हुए होते हैं और व्यवस्थित नहीं होते हैं। नीचे में देख सकते हैं कि निस्पंदन एक विलयन के घटकों को अलग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट गुण की बात करें तो विलय ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है और विलायक भी किसी रूप में भी हो सकता है, चाहे वह ठोस रूप में हो या फिर तरल में हो या फिर गैस में हो। तो ये सभी विलयन के गुण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने साल 1674 ईस्वी में किया था और उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था कि शैवाल स्पाइरोगेरा को देखा था। तो किसको देखा था, तो शैवाल स्पाइरोगेरा को देखा था, जो कि पहली जीवित कोशिका थी। यही कारण है कि एंटोनी वॉन ल्यूनहोक को सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वजन का एसआई इकाई क्या है। तो वजन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वजन का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि वजन को किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है W = mg, जहां W को वजन से डिनोट किया जाता है, m को वस्तु का द्रव्यमान से डिनोट किया जाता है और g को गुरुत्वाकर्षण त्वरण से डिनोट किया जाता है। चूंकि आपको बता दो कि वजन वास्तव में एक बल है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, तो इसका एसआई इकाई न्यूटन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक मात्रा दिया गया है, एसआई इकाई दिया गया है और उसका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक मात्रा समय, समय का एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड और इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा स्मॉल एस। वही विद्युत प्रवाह की बात करें तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर और इसका प्रतीक हो जाएगा कैपिटल ए। भौतिक मात्रा लंबाई की बात करें तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर और प्रतीक हो जाएगा स्मॉल एम।
द्रव्यमान की बात करें तो इसका एसआई इकाई हो जाएगा किलोग्राम और प्रतीक हो जाएगा केजी। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसका एसआई इकाई हो जाएगा मोल और इसका प्रतीक हो जाएगा MOL। नीचे में देख सकते हैं तापमान, तो तापमान का एसआई यूनिट हो जाएगा केल्विन और इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा के। दीप्त तीव्रता, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कैंडेला और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा CD। तो ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको इस सभी को याद करना बेहद ज़रूरी रहेगा, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक PM विश्वकर्मा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। तो PM विश्वकर्मा योजना जो चलाया गया था उसके तहत कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए 13,000 करोड़ रुपए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर किया था। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये किया गया था 17 सितंबर 2023 को और उस दिन विश्वकर्मा जयंती था। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान किया था। तो किसके लिए किया गया था, तो यह गरीब शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का खर्च प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का pH मान कितना होता है। तो जठर रस का pH मान कितना होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 7 से भी कम होता है। वैसे तो इसका मान होता है 3.5 या फिर 1.5 से लेकर 3.5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमाशय के तरल पदार्थ की सामान्य मात्रा जो कि 20 से 100 ml तक हो सकती है और pH अम्लीय जो कि 1.5 से 3.5 होता है। इस पाचक रस की अम्लीय प्रकृति के कारण जठर रस को गैस्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जठर रस को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें HCl भी मौजूद रहता है और यह एक प्रबल अम्ल भी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्नायु, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंडरा या फिर स्नायु रेशेदार संयोजी उत्तक का एक कठोर बेंड होता है जो मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ता है, तनाव को समझने में भी सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट एक ठोस उत्पाद और 2 अलग अलग गैस देता है। अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली गैसों का चयन कीजिए। तो आपको बता दूं कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो एक ठोस पदार्थ निकलता है और 2 गैसें निकलती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से 2 गैसें निकलती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 है और जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो पूरे ठोस यानी कि फेरिक ऑक्साइड निकलता है और 2 गैसें निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण देख सकते हैं इस प्रकार होगा। जब फेरस सल्फेट को गर्म कर देते हैं तो SO2 गैस निकलता है और SO3 गैस निकलता है, जिसको यहाँ पर SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं और SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप PDF चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम से लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।